हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो यूथ कंपटीशन का बुक सजेशन कर रहे थे, उसमें आप आज देखेंगे बायोलॉजी वाला पार्ट। इससे पहले मैंने साइंस का पूरा कर दिया और हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे कर दिए और ये बुक लगभग होने वाली है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम देखेंगे ये साइंस वाला पोर्शन जिसमें आपका बायोलॉजी होगा, ठीक है। और मैंने अभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अपलोड किया और ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो 2024 और 23 में आए थे, ठीक है। बीपीएससी हो या बीपीएससी टीआरई के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका है कोशिका एवं कोशिका संरचना, ठीक है। तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 ये होती है 1 जोड़ी, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण के में शामिल होने वाले गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र, ठीक है। और 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं दोनों महिला और पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा होता है वो गुणसूत्र जो होता है पुरुष महिला दोनों में अलग होता है। इनके लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और पुरुष में क्या होता है XY, तो महिला में XX होता है। स्पष्ट है कि किसी मानव में कोशिका में उदाहरण जैसे गुर्दे की कोशिका एक जोड़ी आपके जैसे XY हो गए या XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो आपकी ऑप्शन नंबर सी ये रैखिक लीनियर मैनर होता है, व्यवस्था होती है, ठीक है। तो गुणसूत्र का जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बनी होती है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है, ठीक है। और डीएनए के अलावा गुणसूत्र में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है? तो जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा था। देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये आपको सूचना ये भेजता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ये बीपीएससी तैयारी में पहला है। देखिए एमआरएनए का वास्तविक रूप मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए चौथा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? आपके शरीर में संक्रमण लड़ने में मदद करती है। हमारे शरीर में WBC जो होती है कुल संख्या लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे प्रजनन तंत्र और केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाते हैं। अगर देखते हैं ब्रायोफाइटा बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित होती है, ठीक है। देखिए ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित और बीजाणु अंगुणित ब्रायोफाइटा पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए हेप्टिकोसाइड या लिवर वाटर्स बोलते हैं इसे, एंथोसेरोटोप्सिडा, ठीक है, हॉर्न वाटर्स या ब्रायोपिप्सिडा, ठीक है, मॉसेस बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी ग्लूकोज का करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज कोशिका जो होती है ग्लूकोज का उपयोग करती है और ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है और इसका स्रोत होता है C6H12O6, ठीक है। और ये जल में घुलनशील होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। अगले देखते हैं पोषक पदार्थ, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये आपका एनालिसिस बोलते हैं इसे, ठीक है। ये देखिएगा इसका मैंने आपका एनालिसिस भी किया है, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस चैप्टर से आया है? CRT से आया, किससे आया? तो एक बार आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने PRT का भी किया है, 2.0 3.0 सारे किए हैं और जूनियर का भी किया है और जो GS में भी आपकी 8 नंबर की साइंस आती है उसका भी एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से और कौन सी बुक से आए हुए हैं। देखिए एमाइलेज पहला एंजाइम जो हम मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है और ये लार युक्त एंजाइम होता है और मुंह में क्या होता है लार जो ग्रंथियाँ होती हैं एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं और ये जो भोजन मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाती है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम होता है। अब देखिए B12 का जो आपका नाम क्या है? तो आपका कोबालामिन है, ठीक है। और ये आपका देखिए नियोसिन B3 होता है, यहाँ देख लीजिए आपके दिए गए। और ये विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। BC जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, आपके एडेक जो होते हैं वसा होते हैं। देखिए ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ठीक है।
अब देखिए A1 ए वाला क्या होता है, रेटिनॉल होता है, B1 क्या होता है, थायमिन होता है, B2 में क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और एक B3 होता है, नियोसिन होता है, B6 में पायरिडॉक्सिन होता है, B12 में साइनोकोबालामिन होता है, B5 में होता है पेंटावोला होता है, ठीक है। और C वाला क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, D में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, E में क्या होता है, टैकोफेरॉल, और K में होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। तो सभी के आपको याद होने चाहिए रासायनिक नाम। आनुवंशिकी तथा विकास, देखिए आनुवंशिकता शब्द जो होता है मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो ऑप्शन में देखिए ये होगा आपका सी वाला, जेनेटिक्स को करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन हर पेपर में आया था। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने दिया था, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्हें आनुवंशिकता का पितामह कहते हैं, ठीक है। अपने प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे पर किए थे। अगला देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए जेनेटिक्स, ठीक है। ये टीआरई में भी, इसमें भी आया था और टीआरई फर्स्ट में भी आया था, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो क्या होता है, आनुवंशिक कह लेते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होते हैं। और मौलिक गुण जो होते हैं आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। और आनुवंशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया, उनके कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इसके आपके जनक हैं, ठीक है। अब देखो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। देखिएगा 25 अप्रैल 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वॉटसन एवं क्रिक ने की थी, और इन्हें मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। अब देखिए इन्हीं के बाद में शोध के लिए मैरिस विल्सन के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, जीन मानचित्रण कहलाती है, ठीक है। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, माता पिता में संतति के लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। देखिए आपका दोबारा फिर से आए पेपर सेकंड में, तो ये आपका हेरिडिटी होता है अनुवांशिकता। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इनमें से संबंधित विधियों और कारणों के कारण अध्ययन को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में पहली जो जानकारी जॉन मेंडल ने की थी, और ये इनके अनुवांशिक के पिता कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होती है, ये है तो प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की होती है, ठीक है। तो देखिए आपका इसे बोलते हैं पादप कार्यकी में पौधे होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड हैं, ठीक है। अगला देखिए मोनेरा जगत। तो मृत जीवी के अपघटक कौन से हैं, देखिएगा कौन से होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएंगे। तो जैसे आपके जीवाणु कवक, ये सारे आपके डिकम्पोजर होते हैं। और इसमें देखिएगा जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, अपघटक, ये सभी उदाहरण है इसके, ठीक है। इसमें भी दिया गया, हाँ वायरस भी दिया गया, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे। अगला देखते हैं पादप जगत देखते हैं। तो ये आपका पादप जगत में निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसमें देखना ऑप्शन नंबर ए, दलहन। तो पल्स जो दालें होती है वो सारी क्या है, फलीदार फसलें। इसमें दिया देखिए आपकी फलीदार फसलें कौन सी, जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर, ये मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें, ठीक है। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश होता है। अब देखिए लेग्यूमिनेसी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी होता है, ये लेग हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लेग ह्यूमनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों में गांठों में पाया जाता है, ठीक है। इसके मुख्य कार्य जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कि ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिन्हें टिल यार्डोमिम्स, ठीक है, कहा जाता है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, जिसे टिल यार्डेम्बी जीवाश्म हाल में ही किसी देश में पाया गया, ऑप्शन नंबर सी, रूस में पाया गया, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये आपका रूस में पाए गए नमूने 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका जंतु जगत का ऑर्निथोलॉजी अध्ययन करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पक्षियों का करता है, ठीक है। और ये आपका ऑर्निथोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ऑर्निस या पक्षी और लॉजी सिद्धांत से लिए गए। ये पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास, संयोग, व्यवहार, आवाज़, नकल करने की क्षमता आदि का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। अगला देखते हैं पादप आकार की।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पौधा है? तो देखिए आपका कीट जो खाता है तो ये आपका सी है ड्रोसेरा, ठीक है, और एक पिचर प्लांट होता है, ठीक है। देखिए आपका ये दलदली भूमि में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी के कारण ये क्या करते हैं, पौधों कीट को खाते हैं और अपने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपने आकर्षित करके अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या कहते हैं, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। इसमें देखते हैं पेड़ पर वलयों की संख्या जो होती है वर्ष की दर बताती है, ठीक है, कितनी होती है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक परिवर्तन क्रिया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए विसरण है, ठीक है। देखते हैं आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में एक क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरियल होता है, ठीक है, लीची का। जैसे आपका लौंग का पूछा जाता है तो देखिए इसमें आम का हो गया आपका मध्य फल विधि, नारियल का होगा बोड़पोष हो गया, सेब का हो गया मांसल पुष्पासन होता है, ठीक है। इस तरीके से पौधों में प्रदीप्तकालीनता की खोज करने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए गार्डन और एलार्ड। लिखा पौधों की प्रदीप्तकालिता की खोज इन्होंने गार्डन एलार्ड ने की थी, ठीक है, 1920 में। और कुछ पौधे जो थे फूल खिलने की निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन्हें ही पौधों को प्रदीप्तकालिता कहते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए लंबे दिन वाले पौधे जैसे मूली, पालक, चुकंदर, छोटे दिन वाले जैसे सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन, और दिन तटस्थ जो होते हैं गुलाब, टमाटर, ककड़ी, और दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आपका ये पादप कार्यकारी पौधों में जनन, ठीक है। स्टोमेटा होता है पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सी वाला सूखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ये क्या होते हैं, जल परागण प्रजातियों को परागकण पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति होने उन्हें पानी में सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जिसे सूखा रखता है और ये परत उन्हें पानी में भिगोने में बचाती है, ठीक है। अगला देखते हैं पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये होता है ऑस्मोटिक दाब, ठीक है। तो ये करता है कि ये देखिए आपका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अदरक का एक भूमिगत तना है, ये जड़ नहीं है क्योंकि ये होता है ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। देखिए इसमें क्या होता है, गांठ और पर्व होते हैं, ठीक है। और पौधे के तने का भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है और भूमिगत तने में पर्व, संधियां, पर्ण कलिकाएं और शल्क पाए जाते हैं, शल्कपत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रहण करने में के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, हल्दी, अदरक और केला ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला देखते हैं पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए ये होता है कार्पेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो जब ये अंडकोश में निषेचित होता है तो ये विकसित होकर क्या फल बनाता है। अगर देखते हैं हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित किस प्रांत में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका इसकी क्या होती है, छाल, कांटा, टहनियाँ, जड़ों में टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक मिलता है, निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं मानव शरीर के तंत्र देखते हैं, ठीक है। आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है, तो आपका ये होता है पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है, क्रमानुकुंजन, ठीक है। तो आपका ये अमाशय होता है और ये क्या करता है, इसकी वजह से आपकी इस गति से मानव की समस्त पाचक क्रियाएं नली जैसे ग्रस नली से मलाशय तक होती हैं और जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ भोजन जो था पचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसरित होता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसन नलियों में इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। अगला देखते हैं एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी होता है, ये आंतरिक कर्ण में होता है, ठीक है, इंटरनल ईयर में होता है। एंडोलिफ एक तरल पदार्थ होता है, ये होता है आपके आंतरिक कर्ण होता है, झिल्लीदार लेबरिए में मौजूद है और कर्णवत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। अगर देखते हैं ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला, ये जाइमेज होता है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आया था इसमें से कौन सा पेय पदार्थ जो है आपका अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से ये क्रिया करता है, ठीक है, जो आपका ग्लूकोज में परिवर्तित होता है अल्कोहल। और देखिए रक्त पट्टिकाणु या जैसे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं अब मदद करते हैं, तो किसमें मदद करते हैं आपके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ये आपके रक्त स्कंदन में ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। देखिएगा रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु
शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों की ठीक करने का काम करती हैं। देखिए कोशिकाएं कहते हैं द्रव की बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त सामान्य प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है रक्त इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सी ग्रंथि दोनों अंतरस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है, तो आपका पैंक्रियाज है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका अल्फा इसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। बहिस्रावी ये दोनों करता है, तो इसे आपका इसमें एंजाइम भी होते हैं और आपके हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, दोनों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 में होता है, ठीक है। देखिए एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, देखिए ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव और डिकार्बोलिकेशंस के समय और दोबारा का बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो मानव जो आपकी किडनी होता है तो इसमें आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन आपके मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन आपके पदार्थ में होते हैं। तो ये आपकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है मानव गुर्दे की, मतलब किडनी की। तो नेफ्रॉन क्या होता है, मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करता है और रक्त को फिल्टर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये गुर्दे के शरीर को संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और देखिए टैकियार्डिया में हृदय गति होती है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी ये होती है फास्ट या तेज होती है, ठीक है। ये हृदय की धड़कन के लिए अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत तेज हो जाती है। अगला देखते हैं लैक्टिकल्स निम्न में से किससे संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये वसा अवशोषण के लिए, ठीक है। तो लैक्टिकल्स जो होते हैं वसा अवशोषण में संबंधित होते हैं। लैक्टिकल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टिकल्स छोटी आंत में वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं और जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देते हैं। लैक्टिकल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला देखते हैं उभयचर जो होते हैं सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उभयचर क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये आपके एक से अधिक है। देखिए ये देखिए उभयचर जो होते हैं जीव जो जल थल दोनों में रहते हैं। उभयचर दोनों श्वसन, गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े सभी से सांस लेते हैं और ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाए जाते हैं, ठीक है, हृदय पाए जाते हैं। अब देखते हैं लार का मुख्य कार्य क्या है, तो लार देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये क्या करता है, वसा का विटामिन में ये स्टार्च का मल्टोज में रूपांतर करता है, ठीक है। देखिएगा लार एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है और एमाइलेज जो होता है एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये आपका रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें क्या बनेगा आपका, देखिए वास्तविक उल्टा बनता है हमेशा, ठीक है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला देखते हैं हृदय केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है, तो ऑप्शन नंबर ए शार्क के मामले में, ठीक है। शार्क जो होती है हृदय जो केवल शुद्ध रक्त ही पंप, अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क के 1% तंत्र में 2 कक्षीय हृदय होते हैं और हृदय के रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इन्हें ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर में ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए 44 का आगत निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो कहाँ पे, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, यानी जो आपका ये होता है नर्वस सिस्टम जो होता है, निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका में मिलती हैं। आगत निर्गत कोशिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल मिलते हैं और रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेतों के साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेतों की बाधित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरा दिए 2 प्रकार तंत्रिकाएं होती हैं, एक संवेदी होती है, एक प्रेरक होती है, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिए इसमें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 4 और 7। देखिए मसालेदार और तीखा नहीं होता है और आपके मीठा, कड़वा, नमकीन ये सभी होते हैं खट्टे। अगला देखते हैं इसमें जीभ जो होता है मांसपेशी है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार पर तल में लटकी होती है। अब जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, देखिए मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, उमागी। मसालेदार तीखा ये कोई स्वाद नहीं था। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी देखिए उपयोग में से ऐसे देखिए डायफ्राम जो होता है फेफड़ों के नीचे स्थित एक मुख्य मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल होता है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम ये चपटा संकुचित हो जाता है। बाहरी इंटरकोस्टल
मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती हैं, ठीक है, जिससे वायवीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है। बाहर में हवा फेफड़ों में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतर कोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, ठीक है। और इससे आपका क्या होता है, वक्ष का आयतन कम हो जाता है और फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों को बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाती है। तथा स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक अधिक आकार का होता है। अब देखिए 47, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। वैसे इसका आंसर ये आपका मेंडुला भी करता है इसका, ठीक है। पश्च मस्तिष्क का जो होता है मेंडुला वाला, ये आपका ब्लड प्रेशर को भी करता है। उन्होंने आंसर ए दिया कि वैसे इसका कोई अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाईएन्सेफेलॉन भाग में स्थित होता है। ये शरीर के तापमान और गति को नियंत्रित करता है। देखिए पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया डी वाला। तो ऊपरी में से ऐसे देखिए एक्सप्लेनेशन। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ ये व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है, ठीक है। नेत्रदान में दाता कौन सी हिस्से को दान करता है? तो ये आपका कॉर्निया होता है, ठीक है, सिर्फ कॉर्निया करता था। आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, आँख के अग्रभाग को मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आँख फोकसिंग कार्य ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार होती है। अब देखिए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से ऐसे दी हो जाएगी, ठीक है, एक से अधिक होंगे, देखिएगा। और अंडाशय जो होता है महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य देखिए, डिंब का निर्माण, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता, गर्भाशय में भी शामिल होता है। अंडाशय के 3 भाग होते हैं, देखिए सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। अगला देखते हैं मानव रोग एवं उपचार। तो काले फेफड़े का रोग किसके संबंधित है? ये आपके कोयला जो खनिक होते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ये उनके ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाती है। इसे न्यूमोकोनियोसिस रूप से जाना जाता है और ये रोग तब होता है जब कोयले की अंदर धूल अंदर हो जाती है, ठीक है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? देखिए 42 का फिर से आएगा वही क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें ये क्या है? तो वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे गलत है। ये पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, देखिए यहाँ पे ये दिया गया था, ये देखिए ऑप्शन नंबर इन्होंने दिया गया था मस्तिष्क के कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो ये ए वाला नहीं होना चाहिए, वैसे ये होगा जाके पोन्स मैंने बताया, अभी मेडुला बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैसे। तो ये गलत है, ए वाला, ठीक है। और वही सेम इन्होंने यहाँ पे किया है। देखिए पेपर नंबर ये आपका टियरी 14-12 को आया था पेपर नंबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेरेबेलम और पोन्स, मेडुला, ठीक है। तो ये आपके पश्च मस्तिष्क भाग होते हैं, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है और जो आपके अग्र मस्तिष्क होता है वो आपके ऐच्छिक क्रियाओं के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए हृदय का धड़कना, रक्तदाब नियंत्रण, पाचन करना, खींचना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना, ये सभी क्या है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं और अंतिम भाग में ये मेरुरज से जुड़ा होता है। अब देखिए ट्रकोमा रोग संबंधित है। तो ये आपका ट्रेकोमा रोग जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आंखों से संबंधित होता है ट्रेकोमा रोग, ठीक है। देखिए ट्रेकोमा रोग जो होता है ट्रैकोमैटिव नामक जीवाणु से होता है। ये बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ जलभाव, अस्वच्छता और मक्खियों का प्रकोप होता है। ये संक्रमित मक्खियों व्यक्तियों के संपर्क में फैलता है। ट्रकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। अगला देखते हैं मायोपिया, वह बीमारी जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, दूर की जो होती हैं वस्तुएं वो नहीं देख पाता है, मायोपिया। और एक होता है प्रेस बायोपिया, ठीक है, इसमें दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता और स्पष्ट रूप से इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। और इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन जाता है। और मायोपिया के कारण निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस पर दूर की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका इसमें वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, देखिएगा। एक वायरल फैक्टर होता है वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है। इसे वेक्टर कहा जाता है जो बीमारियों में रक्षा करने में मदद करता है। अब वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। अब देखिए अगला 56 का,
कोविड टीकाएं जो होती प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्स को CoV-2 ये वायरस प्रवेश करा के, ठीक है, जीवित क्षण में ये करा के प्रवेश करा के, तो ये भी काफ़ी फेमस रहा था। और ये कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती है। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी T लिम्फोसाइट्स के साथ साथ B लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची रहती है। याद रखिए कि भविष्य में ये वायरस से लड़ने में मदद करेगी, ठीक है। अभी इससे काफ़ी मामले आए हैं सामने, ठीक है। देखिए अगला है 57, निम्नलिखित से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित हैं इसमें देखने, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा, 3 और 4 सही है। देखिए इसमें देख लेते हैं। एनोरिक्सिया ये आपका खाने का विकार है, एनसोमेनिया ये नींद का संबंधित है, और डिस्पनिया ये सांस की तकलीफ के लिए, एनसोमिया ये आपकी गंध आंशिक या पूर्ण हानि होती है, ठीक है। अगर देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये देखिए 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए टेनेयासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सीलियम और टेनिया स्किनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होती है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस NCC कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, दोनों सही इसके, ठीक है। यही दिया है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इटाई रोग किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ये कैडमी के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इटाई जो होता है आपका ये कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है और औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के कारण मलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। और कैडमियम एक जहरीली धातु होती है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन पर विषाक्त प्रभाव डालती है। अब देखिए विभेद वाला है, वह प्रक्रिया जिसके प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन ऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं इसे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन उपचयन की प्रक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है, ठीक है। अगला देखते हैं 61 है, केचुए कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केचुए के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 होते हैं, ठीक है। 5 जोड़ी हृदय होते हैं इसमें, इनमें 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय, 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल होते हैं। अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें, 13वें खंड में मौजूद होते हैं। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा 62 वाला, भारत में वर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए ये TRE में आया था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 81,000 आपकी प्रजातियां जीवों में की हैं और 47,000 प्रजातियां वनस्पति की हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा भारत में 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है और भारत की जो थी 90,000 प्रजाति जो जीवों में और 4700 प्रजाति वनस्पति है। तो ये निकटतम आपका उत्तर जो है वो पहला वाला सही है, ठीक है। ये आपका लास्ट कर गया। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर बी है, आणविक लक्ष्य से, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला, आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करती है। तो ये आपके हो गए बायोलॉजी वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखिए आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा जो आपका बिहार का जो सामान्य ज्ञान है वो आएगा, ठीक है। तो ये पूरा करा देंगे, एक ही वीडियो में आ जाएंगे पूरे, ठीक है। और आपका ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लास्ट में मैथ्स वाला दिया जाएगा पोर्शन, तो ये आपकी PDF जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। मैथ्स वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये TRE के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन में मिले हुए हैं, चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।